नमस्कार, मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विजय दिवाकर में आप सभी का स्वागत है। हम आपको बताने जा रहे हैं दिसंबर का असाइनमेंट विज्ञान कक्षा 10वीं का बेहतरीन आंसर, एकदम सटीक और 100% सत्य आंसर हमारी चैनल के माध्यम से सबसे पहली बार पूरे छत्तीसगढ़ में पहली बार हमारा चैनल जो है असाइनमेंट लेकर के आ रहा है उत्तर आपके लिए। इसके पहले वीडियो में हमने गणित का बना चुके हैं, कुछ ही समय के पश्चात आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान का भी मिल जाएगा। अभी आप आनंद लीजिए दिसंबर असाइनमेंट विज्ञान का। ध्यान दीजिए, प्रश्न पहला, मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर श्वसन की प्रक्रिया को लिखिए। तो सबसे पहले हम आपको श्वसन की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। यहाँ पर यह है पहला सवाल, श्वसन की प्रक्रिया वास्तव में सांस लेना व छोड़ना शरीर की उन गतिविधियों में से एक है जो हमारी कोशिकाओं का अंदरूनी पर्यावरण को एक जैसा बनाए रखने का काम करती है। यहाँ पर हमारे शरीर में पेशियों द्वारा पसलियों की गति से और सीने और उदर के बीच स्थित एक गुंबद नुमा मांसपेशी डायफ्राम के संकुचन से फेफड़े में हवा भरती है। जब डायफ्राम का संकुचन होता है तो वह नीचे की ओर झुककर सपाट हो जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़ों में हवा भरने लगती है। डायफ्राम के शिथिलन से वक्ष गुहा का आयतन कम होने से फेफड़ों में से हवा श्वास नलियों से होकर नाक या मुंह से बाहर निकलती है। तो ये श्वसन की प्रक्रिया है। अब आपको हम इसका चित्र के बारे में आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये चित्र है, ये चित्र आप लोग को बनाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ये स्क्रीन पर आप चित्र नजर आ रहा होगा, ये चित्र आप लोग को अच्छे से बनाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर ये चित्र आपको बनाना है। यहाँ पर बढ़िया साफ और स्वच्छ नामांकित चित्र है। जितने नाम है वो सारे नाम आप लिखेंगे। यही श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र है। ऊपर में मस्तिष्क में श्वसन लिखा है, नियंत्रण केंद्र बताया है, श्वास नली और आहार नली लिखा है के बीच के संपर्क मार्ग है। आहार नली उसके नीचे, फिर श्वास नली, फिर श्वसनी, फिर पसलियां, फिर उसके बाद डायफ्राम है, फिर उदर गुहा है और सामने तरफ नासा द्वार, मुख गुहा, फेफड़े, कुपिका, आवरण, पसलियां और वक्ष गुहा है। तो ये चित्र आप लोग बिल्कुल अपने कॉपी में स्क्रीन देख करके अच्छे से बनाइएगा। उसके बाद यहाँ पर जो कुपिका है, उस कुपिका में जो छोटे छोटे आपको प्लांटेशन जैसा लग रहा है, उसका एक और डिटेल हम लोग चित्र यहाँ रखे हैं, वो भी आपको बनाना पड़ेगा। श्वसन तंत्र का वो भी एक भाग है। ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, सीरा, कुपिका पर केशिकाओं का जाल, श्वसन संबंधी नली, धमनी, श्वसन संबंधित नली जो है, कुपिका जो है, इसको भी आप अच्छे से बना लीजिएगा। तो इसके उपरांत आप फिर आगे बढ़ेंगे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद अलग से बढ़िया से कॉपी में आप लोग पेंसिल से चित्र बनाइए। दोनों चित्र बनाना पड़ेगा, पेंसिल से स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए, क्योंकि इस चित्र पर आपको नंबर मिलेगा, इसलिए पूरा डिटेल में आप चित्र को बनाइएगा। इस चित्र को बनाने के उपरांत आपको फिर लिखना पड़ेगा यहाँ पर प्रश्न दूसरा। ये रहा प्रश्न दूसरा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्रश्न दूसरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर इसके दो प्रमुख गुण और दो उपयोग लिखना है आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग देखे होंगे, डॉक्टर जो है जब एक्सीडेंट वगैरह होता है, हड्डी टूटते हैं, तो उसका ढलाई करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। या घर में कभी कभी कहीं पर जो मिस्त्री लोग भी इसका उपयोग करते हैं, सीमेंट के स्थान पर कहीं कहीं पर इसका उपयोग किया जाता है। उत्तर है यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का फार्मूला हम बता रहे हैं आपको, कैल्शियम सल्फेट डाट 2H2O को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके बनाया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जैसे रिएक्शन है कैल्शियम सल्फेट डाट 2H2O 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, फिर ये बन गया कैल्शियम सल्फेट डाट हाफ H2O प्लस 1/2H2O, जिप्सम से बन गया ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इस चूर्ण को जल के साथ मिलाने पर पुनः जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है
जो एक कठोर पदार्थ होता है और वायु में नमी जल वाष्प के रूप में प्रत्येक मौसम में जल विद्यमान रहता है, तो ये क्या होती है, ये जल को अवशोषित करके फिर से सॉलिड हो जाता है। तो ये इसके गुण में आ जाएगा। गुण है इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस वायु में उपस्थित जल या जल वाष्प से मिलकर कठोर हो जाता है, इसलिए इसको हमेशा जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को कठोर होने से बचाने के लिए वायुरोधी डिब्बे में बंद रखा जाता है। वायुरोधी डिब्बे में इसको बंद रखते हैं। दूसरा गुण है इसमें, यह सफ़ेद रंग का एक चूर्ण है। इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में स्थिर रखने के लिए किया जाता है। अर्थात जहाँ फ्रैक्चर होता है मानव शरीर में, वहाँ पर ढलाई करने का काम आता है। आप लोग देखे होंगे फ्रैक्चर वगैरह जब होता है तो सफ़ेद कलर का मोटा रुई के साथ में उसको क्या किया जाता है, बैंडेज के साथ में उसको भर करके बिल्कुल उसको ढलाई कर दिया जाता है। तो ये हो गया आपका। तथा मूर्तियाँ और खिलौना बनाने में भी इसका उपयोग होता है। दूसरा, अगर हम सांचे में सेटिंग करें तो इसका मॉडल और चाक बनाने में किया जाता है। सांचे में सेट करके उसको जैसा आप हूबहू ढालेंगे वैसी इसकी मूर्ति तैयार हो जाती है, मॉडल तैयार हो जाती है। तो इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है बहुत ही सुंदर तरीके से इसका मूर्ति डिज़ाइन करने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल सफाई से इसका मूर्ति बनती है। तो ये हो गया, इसका उपयोग हो गया। इसके बाद अगर हम इसमें प्रश्न तीसरा की बात करें यहाँ पर, तो मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण आपके आसपास पर्यावरण को हो रहे नुकसान के बारे में आप लिखिए बोला है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, उत्तर है हमारे पर्यावरण को नुकसान और प्रदूषित करने में मानव समाज ही जिम्मेदार है। क्योंकि मनुष्य अभी जनसंख्या इतना बढ़ रही है, जनसंख्या भारी मात्रा में बढ़ रही है और आप सब देख रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो करना जरूरी हो गया है। और मानव जो है कहना चाहिए पर्यावरण का दोहन करना चालू कर दिया है और पहले से ही दोहन करते आ रहा है। और आज पर्यावरण की जो स्थिति है बहुत खराब हो चुकी है। इन सब का जिम्मेदार हम मनुष्य ही हैं, क्योंकि मनुष्य को चाहिए हर प्रकार के सुख सुविधा, भौतिक वस्तुएं, और इन सब के लिए कारखाने वगैरह का निर्माण होते आ रही है। इसके लिए पानी का प्रदूषण किया जा रहा है, भूमि का प्रदूषण किया जा रहा है। मनुष्य अधिक से अधिक पैदावार करने के लिए अधिक से अधिक यूरिया का उपयोग कर रहा है ताकि भूमि जो है बंजर होते जा रही है। तो मनुष्य अधिक से अधिक फर्नीचर का उपयोग कर रहा है। लकड़ी, दरवाजे, कुर्सी, टेबल सब लकड़ी से बनते जा रहे हैं। यहाँ पर घरों की सारे फैसिलिटी के जितने भी सामान है वो सब लकड़ियों से बनाए जा रहे हैं। ऐसे कंडीशन पर कहना चाहिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करें हमारे पर्यावरण को नुकसान और प्रदूषित करने मानव समाज ही जिम्मेदार है। वर्तमान समय में पर्यावरण असंतुलन की सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग है तथा इसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और मानव जीवन के कदम विनाश की ओर बढ़ रही है। ऐसे समय में अगर हमने पर्यावरण को बचाने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिए, यहाँ पर इस तरह से आपको लिखना है ताकि मानव का, मनुष्य का क्या भूमिका है पर्यावरण को बचाने में और पर्यावरण को नुकसान करने में। तो इस तरह से यहाँ पर आज मानव समाज को जगह जगह बोरिंग की आवश्यकता है, नल की आवश्यकता है। आप सब देख रहे होंगे बड़े बड़े शहरों में, गाँव में दिन प्रतिदिन जल का स्तर जो है गिरता जा रहा है। गर्मी के दिनों में, मई जून के महीने में बिल्कुल पानी के लिए पूरा भारत जो है हाहाकार मच जाता है। राजस्थान, दिल्ली से लेकर के पूरा हमारा छत्तीसगढ़ में भी कई इलाकों में पानी की किल्लत हो जाती है, बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है क्योंकि वाटर लेवल जो है, जल स्तर जो है बहुत नीचे चले जाता है। इसका कारण है जगह जगह बोर लग गए हैं, जगह जगह बोरिंग है गांव में, शहर में, और बोर का पानी बेवजह निकाल करके बिल्कुल हम बिना उपयोग के आए दिन बहाए जा रहे हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से कहना चाहिए जल स्तर गिरता जा रहा है। तो अतः आवश्यकता से अधिक बोरिंग निर्माण नहीं करना चाहिए, लेकिन मानव समाज जो है ये अपनी सुख सुविधाओं के लिए हर जगह बिल्कुल धरती माँ जो है छलनी हो गया है बोरिंग और बोर हैंडपंप से। तो यहाँ पर सरकार द्वारा वृक्षारोपण के लिए बार बार प्रोत्साहित किया जा रहा है, परंतु मानव समाज को लकड़ी की अत्यंत आवश्यकता है और मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए बड़े बड़े वृक्ष काट रहे हैं और वृक्षारोपण नहीं किया जाता है। तो ऐसे में वृक्षों की भरपाई नहीं हो पाती है। हम आपको बता दें यहाँ पर कि आज मनुष्य को भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता अधिक है। इसके लिए उद्योग, फैक्ट्री संख्या बढ़ गई है और फैक्ट्री से निकलने वाली जो गंदे पानी है, खराब गंदे विसर्जित पदार्थ को नदियों में फेंका जा रहा है और जिसके कारण नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। चिमनी भट्टियों से निकलने वाले धुआं
के कारण वायु प्रदूषित होती जा रही है। इन सब का मुख्य कारण हमारा मानव मनुष्य समाज ही है, क्योंकि मनुष्य जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण के साथ आज खिलवाड़ कर रहा है। तो यहाँ पर शहरों और गाँव में हमें वाहनों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अंधाधुंध जंगलों की कटाई से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, अतः खेती, वन तथा जंगलों का योग्य तरीके से रख रखाव करना चाहिए। जल का उचित उपयोग करना चाहिए। मकान भवन बनाते समय पेड़ पौधारोपण के लिए अतिरिक्त जगह छोड़ना चाहिए। तो ये बहुत सारी कहना चाहिए परिस्थितियां हैं, मनुष्य के सामने चुनौती भी है कहना चाहिए। प्रश्न चौथा कि अगर हम बात करें यहाँ पर तो साबुन और अपमार्जक में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर है साबुन और अपमार्जक में अंतर है। यहाँ पर पहला अंतर है साबुन जो है कठोर जल में अप्रभावी होता है, जैसे कि कुएं का पानी हो गया और बरसात में नदी से निकलने वाली जो बहने वाली जो पानी हो गया उसमें अप्रभावी होता है। साबुन माने झाग नहीं देता कुल मिलाकर के, और अपमार्जक जो है कठोर जल में प्रभावशाली होता है। यहाँ पर साबुन में स्वच्छ करने की क्षमता अपमार्जक की तुलना में जो है बहुत कम होती है, जबकि अपमार्जक में मैंने एक प्रकार से डिटर्जेंट है कहना चाहिए, सर्फ पाउडर वगैरह में स्वच्छ करने की जो क्षमता होती है साबुन की तुलना में अधिक होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो साबुन लंबी श्रृंखला वाले उच्च वसी अम्ल का सोडियम और पोटेशियम लवण है, जिसमें कार्बन लंबी श्रृंखला में पाया जाता है। CH2 करके जुड़ा रहता है। अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताएंगे किस तरह से साबुन की संरचना होती है तो मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञानवर्धक वीडियो है, ताकि साबुन की जो क्लीनिंग एक्शन जो प्रोसेस है उसको आप समझ सकें। इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। इसमें तीसरा अंतर है अपमार्जक की तरफ कि अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला का अमोनियम और सल्फेट लवण है। तो इस तरह से हमारे चैनल के माध्यम से आपको उत्तर हम बताते जा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। प्रश्न 5वां आ गया, मानव पाचन तंत्र में निम्न की भूमिका बताइए। तो हमारा चैनल जो है आपको सबसे पहले पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले आंसर बता रही है कहना चाहिए। बिल्कुल असाइनमेंट आते ही 6 घंटे के अंदर में आपको हमारे चैनल के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे पहली बार आंसर आपको मिल रही है। आप लोगों से गुजारिश है हमारी मेहनत को ध्यान में रखते हुए कम से कम एक लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों। लाइक करने से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि हमारी मेहनत के प्रति आपकी सहानुभूति जगाने के आप एक लाइक करिए। कम से कम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, एक बार थैंक यू लिख दीजिए, ताकि आपकी वजह से हमारी ऊर्जा बढ़ जाए और हम फिर से आपके लिए नए नए असाइनमेंट, नए नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा बोर्ड परीक्षा में आने लगा एक से बढ़कर एक सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन का वीडियो जो है हम आपके लिए बना सकें। तो यहाँ पर अगर आप बात करें एंजाइम में, तो एंजाइम आ गया है। इसमें मानव पाचन तंत्र में निम्न की भूमिका बताइए बोला है, एंजाइम का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, विलाई का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एंजाइम के बारे में आपको बताते हैं। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। एंजाइम मानव शरीर में केमिकल प्रतिक्रिया को तेज करने में मदद करती है। एंजाइम भोजन को पचाने, मांसपेशियों के बनने और शरीर में विषाक्त पदार्थ खत्म करने के साथ लार ग्रंथियां भी पाचन एंजाइम को बनाती है, जो भोजन चबाने के दौरान ही उसको पचाने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। अग्नाशय से निकलने वाले स्राव में भी एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं और इनसे क्रमशः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया। अब बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में, बहुत ही जरूरी है हमारे पाचन के लिए। यह HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला है, हमारे मुख गुहा में आए भोजन को अम्लीय बनाता है, जिससे आमाशयी प्रगिड्व इस पर कार्य कर सके। प्रगिड्व का मतलब एंजाइम पर कार्य कर सके। यह निष्क्रिय विकारों को सक्रिय अवस्था में लाता है। यह भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट कर देता है और भोजन में उपस्थित कैल्शियम युक्त भाग को कोमल बनाता है। यह HCl हमारे पायलोरिक छिद्र के खुलने और बंद होने पर नियंत्रण रखता है। अब बात करते हैं यहाँ पर विलाई के बारे में। जब छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, इसकी आंतरिक सतह मुड़ी हुई होती है। इन मुड़ी हुई संरचनाओं हम दीर्घ रोम विल्ली कहते हैं। इन्हें भोजन के अवयवों के अवशोषण के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होती है। यहाँ से पचा हुआ भोजन रक्त परिवहन तंत्र की महीन रक्त वाहिनियों और लसिका वाहिनियों में जाता है। इस तरह से इसका भी बहुत बड़ा योगदान है भोजन को मनुष्य में, मानव शरीर में पचाने के लिए। तो इस तरह से हमारे चैनल के माध्यम से प्यारे बच्चों आप लोग जो है बेहतरीन आंसर देख रहे हैं। यहाँ पर हमारा चैनल बिल्कुल सटीक और 100% सत्य आंसर ही आपके लिए लाता है, इसलिए हमारी मेहनत को ध्यान
ध्यान में रखते हुए एक बार लाइक कर दीजिए। और इस तरह से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, आपका कक्षा 12वीं का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपका कॉमर्स का सारे सब्जेक्ट का, वाणिज्य का, आर्ट्स के जितने भी समाजशास्त्र, इतिहास है, भूगोल है, और इस तरह से सभी विषयों का असाइनमेंट का उत्तर जो है आपको मिल जाएगा हमारी चैनल के माध्यम से। बस आप हमारी चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले असाइनमेंट का नोटिफिकेशन मिल सके। और एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करें क्योंकि सभी विषय का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक से बढ़कर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारी चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी, ताकि जो बोर्ड परीक्षा में आने लायक, बोर्ड परीक्षा में फंसने लायक सुपर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन का सिलेक्शन हमारी चैनल के माध्यम से होने जा रहा है, जिसका वीडियो आपको पल पल में मिलता रहेगा। इसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है वो बेहतरीन तरीके से हो सके और आपका अच्छा रिजल्ट आ सके। यही भगवान से हम प्रार्थना करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। तो चलिए इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और एक बार कम से कम लाइक कर दीजिए ताकि हमारी मेहनत का कुछ तो सहानुभूति मिल सके। थैंक यू सो मच।